नमस्ते, मैं हूँ राज मस्ताना और आज श्री गणेश गोपाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने अभी पढ़े थे स्वर और व्यंजन। इसी श्रृंखला में हम आगे आते हैं और आगे की ओर चलते हैं और हम अध्ययन करते हैं उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान हम अध्ययन करेंगे उच्चारण स्थानों का। विभिन्न वर्ण, उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और उच्चारण स्थान क्या है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान मित्रों, उच्चारण स्थान की परिभाषा होती है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय, किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख अवयव के जिस भाग को छूती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार वापस, किसी वर्ण के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख अवयव के जिस भाग को छूती है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने माने गए। तो इनकी संख्या मानी गई मित्रों 8। कितनी मानी गई? 8। कितनी मानी गई मित्रों? 8 उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। अब हम ये देखते हैं उच्चारण स्थान है कौन कौन से। आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा। इस चित्र में हम वर्णों का उच्चारण करते समय अंदर से बाहर की ओर जाएंगे। किस तरफ? इस तरफ, ठीक है। इधर जाएंगे और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे उच्चारण स्थान। मित्रों, हम उच्चारण स्थान को रटते हैं। या रटना नहीं, हमें वैज्ञानिक तरीके से समझना है और उनका प्रयोग करके देखना, तो हम समझेंगे। तो पहला उच्चारण स्थान जो हमारे सामने आता है वो है कंठ। क्या है? पहला उच्चारण स्थान जो हमारे सामने निकल कर आता वो है कंठ। दूसरा है तालु। क्या है? तालु। तीसरा मूर्धा। तीसरा क्या है? मूर्धा, जिसे हम कहते हैं मुख। मुख या मूर्धा। चौथा ये दंत। चौथा क्या है? दंत। दंत यानी कि दांत। पांचवा ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि होठ। और छठा यह है नासिका, जिसे हम कहते हैं नाक। ये 6 है और इनके अलावा 2 उच्चारण स्थान और हैं, और वह कौन कौन से हैं। तो 7वां हम यहाँ देखते हैं। 7वां उच्चारण स्थान जिसे हम कहते हैं उर, और 8वां जिसे हम कहते हैं जिह्वा मूली। तो हिंदी वर्णमाला में मित्रों ये 8 प्रमुख उच्चारण स्थान माने गए हैं। 8 संख्या याद रखना, 8। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां ओष्ठ, छठा नासिका, 7वां उर और 8वां है जिह्वा मूली। अब हम देखते हैं इन उच्चारण स्थानों से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। तो मित्रों, कोई कठिनाई का काम नहीं, रटना नहीं, समझना है। देखो, पहला है कंठ। पहला क्या है? कंठ। तो मैंने एक तरफ लिखे हुए स्वर लिख रखे, एक तरफ वर्गीय व्यंजन लिख रखे, और यहां लिख रखे मैंने अंतस्थ, और यहां लिख रखे हमने ऊष्म।
ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। हम इनमें से एक एक को लेते हुए चलेंगे और एक एक का उच्चारण स्थान देखेंगे। पहला है कंठ। कंठ में पहला वर्ग यानी कि क वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा क वर्ग। कौन सा आएगा? क वर्ग। ठीक है। और स्वर में से ए और आ, ए और आ कौन आएगा? ए और आ। क वर्ग पूरा और ए और आ ये स्वर किस में आएंगे? कंठ में। इसके अलावा विसर्ग ये भी किसके साथ आएगा? कंठ के साथ में विसर्ग। अब देखते हैं हम अगला तालु। तो तालु में क्या? जो च वर्ग है इसके अगले वाला वर्ग है। कौन सा? च वर्ग। च वर्ग में सभी 5 वर्ण। एक तो आ जाएगा च वर्ग। क्या आएगा? च वर्ग। और एक आएगा ई और ई यानी कि अगले दोनों स्वर ई और ई। इसके अलावा अंतस्थ में से तो लेना य और ऊष्म व्यंजन का लेना पहला वर्ण। कौन सा? स। यानी कि इसका अंतस्थ का पहला वर्ण य और ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण स। य और स ये हो जाएंगे तालु के अंतर्गत। तालु में कौन कौन से आएंगे? च वर्ग पूरा का पूरा, ई और ई, य और स। अंतस्थ में से य और उसमें से स। ठीक है, तालु हो गया। अब देखते हैं हम मूर्धा। तो मूर्धा में कौन कौन से आएंगे? मूर्धा में कौन कौन से आएंगे? मूर्धा में आएगा एक तो च वर्ग हो गया। अब ट वर्ग है। एक तो पूरा का पूरा आएगा ट वर्ग। ट वर्ग क्या आएगा? एक तो आएगा ट वर्ग। और अब हमें ध्यान रखना उ और उ को छोड़ना है। किसको? उ और उ को छोड़ना है और सीधा चलना है री की ओर। एक आ जाएगा री, अपना क्या आएगा? री। ठीक है। अब देखना इधर अंतस्थ में से क्या लेना अपन को? रे। अंतस्थ का क्या लेना? रे। और उसमें का क्या लेना? श। क्या लेना? श। अंतस्थ का रे और उसमें का स। ये भी किस में आ जाएगा? मूर्धा में। रे और श। रे और स इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? मूर्धा। अब देखते आगे देखते दंत। दंत से कौन कौन से? तो तंत में त वर्ग पूरा का पूरा। एक तो हो जाएगा त वर्ग। ठीक है, त वर्ग। और इसके बाद देखते हैं इधर कोई बचा हुआ क्या? देखो इधर बचा हुआ उ, ए, आई, ओ और औ। फिलहाल इनको यानी कि स्वरों को छोड़ना है। इधर देखते हैं ल और स। ल और स अंतस्थ में से तो अपन को लेना है ल और उसमें से लेना है स। ल और स यानी कि त वर्ग पूरा ल और स। ल और स इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। अब देखते हैं अगला अपना उच्चारण स्थान है औष्ठ। क्या है? अगला उच्चारण स्थान है औष्ठ। तो उच्चारण स्थान अगले उच्चारण स्थान में क्या आएगा? एक तो आएगा पूरा का पूरा प वर्ग। क्या आएगा? प वर्ग। अब देखो जो उ और उ हमने वहां छोटे थे, उ और उ वो ओष्ठ में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण औष्ठ। देखो होठों को घुमाने पर गोला करते हैं। जब होठों की गोला करती होती उ और उ तब इनका उच्चारण होता है। तो कौन सा आ जाएगा? उ और उ। देखो प वर्ग पूरा उ और उ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? औष्ठ। अब बचा हुआ नासिका। जितने भी वर्ग हमने पढ़े उनका पंचम वर्ण देखो ये अंग, य, अण और मैं। जितने भी वर्ग हमने पढ़े थे यानी कि सभी वर्ग का पंचम वर्ण नासिका क्या होगा? सभी वर्गों का पंचम वर्ण
पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। सभी वर्गों का पंचम वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा होगा? नासिका। और इनके अलावा एक और है, वो है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। सभी पंचम वर्ग और अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। अब देखो हमारे पास इसके बाद भी बचे हुए वर्ण हैं ए, आई, ओ और औ। चार तो ये, और एक बचा हुआ व और एक बचा हुआ है। तो देखो है का उच्चारण स्थान क्या होगा? है का उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली क्या है? और उच्चारण स्थान तो है, लेकिन यहाँ से उच्चारण होने वाला वर्ण कोई नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास बचे हुए व, ए, आई, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान रखना, जो नासिका से उच्चारण हो रहे सभी वर्ग के पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है और अपने अपने वर्ग के साथ भी ये उच्चारित हो रहे हैं। यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कितने हो गए? 2 हो गए। अब आगे देखते हैं ए, आई, ओ और औ का। ठीक है। तो हम एक देखते हैं, पहले इन दोनों को देखते हैं। देखो एक का निर्माण हुआ किससे? ए प्लस ई से, और आई का निर्माण किससे हुआ? आ प्लस ए से। देखो इनका निर्माण देखो, ए का निर्माण, इस ए का जो निर्माण है, ए का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ई से, और ए का निर्माण कैसे हुआ? आ प्लस ए से। तो ए कहाँ है? ए कंठ में आ रहा, ए कहाँ आ रहा? कंठ में। और ई कहाँ आ रहा? तालु में। ई तालु में आ रहा, और ए कहाँ आ रहा? कंठ में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु, कंठ तालु। ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका भी कंठ तालु। यानी कि इस एक का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ तालु। और इस एक का उच्चारण स्थान भी होगा कंठ तालु, और आई एक का उच्चारण स्थान भी होगा कंठ तालु, और आई का उच्चारण स्थान भी होगा कंठ तालु। इसी प्रकार इस ओ को देखते हैं। देखो ए प्लस उ, इनसे मिलकर बना हुआ ओ। ठीक है। और औ, आ प्लस ओ, इनसे बना हुआ औ। तो देखो ए कहाँ है? कंठ में है। ऊ कहाँ है? ओष्ठ में है। ऊ कहाँ है? ओष्ठ में। ए कहाँ है? कंठ में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? इन दोनों का हुआ उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ है। अब बचा हुआ हमारे पास व। तो हम व को फिलहाल यहाँ निकाल लेते हैं। व देखो, व का जो उच्चारण स्थान है, हम व का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ को छूते हैं, तब हम व का स्पष्ट उच्चारण करते हैं। देखो व, तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत ओष्ठ है। क्या होगा? दंतोष्ठ। ठीक है। देखो ये हो गए उच्चारण स्थान। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, के आधार पर स्वरों का विभाजन, का विभाजन। देखो ये विभाजन कैसे हुआ? जिह्वा की स्थिति के आधार पर। मित्रों, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन किसी ऑथेंटिक बुक पर हमें नहीं मिलता, ये गाइडों पर है, तो हमें पढ़ना जरूरी है। ये क्या? देखो जिह्वा की स्थिति, हम जब उच्चारण करते हैं तो इनका कौन सा स्वर आगे है, कौन सा पीछे है, कौन सा मध्य है, इस प्रकार इन गाइडों में बांट रखा है। तो हम देखते हैं इनका उच्चारण कैसे बांट रखा। देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना,
अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्य स्वर। पश्य स्वर यानी कि जब जिह्वा आगे होती तो अग्रस्वर, पीछे होती तो पश्य स्वर और बीच में होती तो मध्य स्वर। अपन को कुछ भी ध्यान नहीं रखना, केवल मध्य स्वर में लिखना ए, बाकी जो बचे जैसे कि ई, री, ए, आई। देखो ई, री, ए, आई, जिसमें ई की ध्वनि आ जाए यानी कि ई से मिला हुआ भी हो सकता है, वो सब अग्र स्वर है। और पश्य स्वर में क्या आएगा? आ, उ, ओ और औ। ये सभी क्या है? पश्य स्वर है। ठीक है, ये भी ध्यान रहना चाहिए हमें, अग्रस्वर कौन सा है, मध्य कौन सा है, पश्य कौन सा। बहुत आसान है। ई, री, ए, आई अग्रस्वर है, एक को मध्य माना गया है। आ, उ, ओ, औ इनको पश्य स्वर माना गया। इसी प्रकार मुखाकृति के आधार पर यानी कि मुख की आकृति के आधार भी बांटा गया है। मुखाकृति के आधार पर देखो, मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों का विभाजन किया गया। देखो मुखाकृति क्या है? जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसी होती है, या उनकी आकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ये भी गाइडों में मिलता है, ये कोई ऑथेंटिक बुकों में नहीं मिलेगा अपन को। तो ये क्या है? एक तो है वृत्ताकार और एक है वृत्ताकार। ठीक है, बहुत आसान है मित्रों। देखो, जिस स्वर को उच्चारण करो, यदि मुख की आकृति, इन होठों की आकृति वृत्त के समान हो तो वो वृत्ताकार है, और नहीं हो तो अवृत्ताकार है। देखो, जैसे कि जिन स्वरों में उ मिला हुआ है, उ और उ, ओ, औ, ये हुए वृत्ताकार। वृत्ताकार में क्या आएगा? उ, ओ और औ। देखो, वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? उ, ओ और औ, ये हुए वृत्ताकार। देखो, जिस स्वर में उ मिला हुआ है, उ क्या मिला हुआ है? उ, वो वृत्ताकार है। एक तो स्वयं उ हो गया, उ, ओ और औ, ये सभी क्या? वृत्ताकार है। और जिसमें उ नहीं आएगा वो क्या है? अवृत्ताकार। जैसे कि आ, ई, ए, आई और री, ये क्या है? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में कौन से? आ, ई, ए, आई और री। और वृत्ताकार में कौन से है? उ, ओ, औ। देखो, अग्रस्वर ई, री, ए, आई, मध्य स्वर ए, पश्य स्वर आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए श्री गणेश गोपाल ऑनलाइन क्लासेज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको सूचित हो जाए और आप चूके ना। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना ना भूलें। हाँ मित्रों, यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, आपको बहुत जल्द उसका उत्तर मिलेगा।